हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे? ऑल गुड। वी आर मीटिंग अगेन फॉर दिस उम्मीद बैच। और इस बार हम बड़ी उम्मीदों के साथ मिल रहे हैं फॉर द लिविंग वर्ल्ड। अभी जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, मुझे पता है तुम्हें इससे ज्यादा उम्मीद है नहीं। तुम्हें लगता है 11th का फर्स्ट चैप्टर है, जनरल सा चैप्टर है, क्या ही होगा इस चैप्टर में। पूरी बात झूठ नहीं है तुम्हारी। हर साल जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आए। बहुत लीस्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन एक जनरल सा चैप्टर है, इतना सिंपल सा चैप्टर है। अगर नॉर्मली भी एक बार पढ़ लो तुम इसे, जनरल रीडिंग भी मार लोगे तो भी आराम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। जनरल ट्रेंड है कि कई बार क्वेश्चन स्किप कर दिए जाते हैं इससे। बट मान लो अगर आ गया और तुम पढ़ के नहीं गए तो 4 मार्क्स का घाटा। और ये बताने की जरूरत तो नहीं है हर एक मार्क पे रैंक कैसे कैसे पीछे भागती जाती है। ठीक है, एक बार में रैंक चेंज होती जाएगी, पीछे पीछे भागते चले जाओगे, कॉलेज मिस होता जाएगा। तो ये वाला लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कराने के लिए वापस से योर अग्रिम सर इज है विद यू। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपना करते हैं बाकी सारे चैप्टर वैसे ये भी करेंगे, बिना किसी टेंशन के, धीरे धीरे आराम आराम से प्यार मोहब्बत से करते चले जाएंगे। ठीक है, अगेन सेम चीज, रेडी हो, एकदम फुल जोश में हो। एक्सओ एक्सओ डालना शुरू कर दो, एक्सओ एक्सओ डाल दो, अपनी हाजिरी एकदम बता दो, हाँ जी सर हम आ चुके थे, हमने लेक्चर देख लिया है। करते हैं स्टार्ट। तो लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि व्हाट इज लिविंग। नॉर्मल सी चीज है ना भाई, आपने बोला था चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग्स की दुनिया, लिविंग क्या है? तो क्या है लिविंग? अब बड़े आंसर्स आते हैं इसमें जब क्लास चलती है तो। कोई कहता है जो मूवमेंट है तो लिविंग है, सेल है तो लिविंग है, ब्रीदिंग है तो लिविंग है, वॉक कर रहा है, ट्री पे क्लाइंब कर रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब लिविंग है, खा रहा है, लिविंग है। तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो प्रॉपर्टीज दिखाता है ना, तुम उससे उसको डिफाइन कर रहे हो। तो व्हाट इज लिविंग? बहुत ही सिंपल, एनीथिंग दैट हैज लाइफ, है ना? जिसके पास लाइफ है सो लिविंग। अब सवाल आया कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। अब एनसीईआरटी ने खुद लिखा है कि इसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी हो सकता है, इसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है। कितने सारे ऋषि मुनि हुए, सबने क्या किया, व्हाट इज लाइफ की तलाश में ही चल दिए, कहीं कहीं सब चीजें त्याग दी कि भैया जिंदगी है क्या। बट हमें उसमें नहीं जाना है, वैसे ही इतनी टेंशन है हमारे पास। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज लाइफ। हमें पता है, हम ये बोलते हैं अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। क्यों? बिकॉज अर्थ हैज लाइफ। बाकी अभी तक कहीं लाइफ है या नहीं पता नहीं। तो अर्थ हैज लाइफ, क्या है? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, वो लिविंग है, उसके पास लाइफ है। एक डॉग है, उसके पास लाइफ है। पीपल का पेड़ है, उसके पास लाइफ है। हमारे पास लाइफ है। ब्रेड पे उगने वाले फंगस के पास लाइफ है। तो सवाल यह है कि भाई लाइफ क्या है? तो एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेल चैप्टर तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है सेल चैप्टर के अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, शुगर है। क्या है ये सारे? मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, डीएनए, राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या है? आरएनए, प्रोटीन। कुछ भी ले लो तुम सेल के अंदर का, है तो अपने आप में क्या? मॉलिक्यूल ही ना, केमिकल कंपाउंड्स ही तो हैं जो यूनिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन तो यूनिक है। और इन ऑर्गेनाइजेशन से होता क्या है? ये क्या दिखाते हैं हमें? दे शो केमिकल इंटरैक्शन। बहुत जरूरी है ये चीज जाननी कि ये क्या कर रहे हैं, केमिकल इंटरैक्शंस दिखा रहे हैं।
तो यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज शोइंग केमिकल इंटरेक्शन। अभी तुम अपने घर पे बैठ के तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो, कैसे? तुम्हारे डिवाइस से वॉइस निकल रही है, वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, कान पे वाइब्रेशन जा रही है, उससे इलेक्ट्रिकल या नर्वस इंपल्स क्रिएट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, वो जज हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं ये। तो एक केमिकल इंटरेक्शन या मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। और इन्हीं सबसे होता क्या है, इन्हीं सबसे अब जो तुमने मुझे बातें बोली वो होती हैं। तुमने कहा था लिविंग का मतलब होता है सर ग्रोथ, तो इसी से ग्रोथ होती है। तुमने कहा लिविंग वो है जो रिप्रोडक्शन दिखाएगा, बिल्कुल सही बात। तुमने कहा लिविंग वो है जो कॉन्शियसनेस दिखाएगा, बिल्कुल बचपन में 4th या 5th में पढ़ा था मैंने, तुमने भी पढ़ा होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म विल रिसीव अ स्टिम्युलस एंड सप्लाई अ रिस्पॉन्स। अगर तुम बैठे हो कमरे में, बाहर से माताश्री आवाज लगा रही हैं बेटा जी सुनो, 4 बार बोल चुकी हैं बेटा जी सुनो बेटा जी सुनो, तुम सुन के रिप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या बोलेंगे? अरे मर गए हो क्या, सुनाई नहीं देता है तुमको? तो कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्स देना जरूरी है। और साथ में क्या आएगा? डेवलपमेंट। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जीवन की कहानी एक सिंगल सेल जाइगोट से शुरू हो रही थी। अब वो जाइगोट तो माइटोसिस करके ऑर्गेनिज्म बनाता जा रहा है। अब हम पूरा ऐसे तो है नहीं कि हम अमीबा जैसे हैं कि सारे सेल एक जैसा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं ना। एक ही जाइगोट से ये पूरी बॉडी बनी है हमारी, ये पूरी काया, ये पूरा तन एक ही जाइगोट से बना है, लेकिन फिर भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें हो रही हैं। क्यों? अलग अलग जगह अलग अलग डेवलपमेंट चली। तो लिविंग क्या? जिसके पास है लाइफ। लाइफ क्या? एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जहां पर चलेगा मेटाबॉलिज्म, उसी मेटाबॉलिज्म से ग्रोथ मिलेगी, रिप्रोडक्शन मिलेगी, कॉन्शियसनेस होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बढ़े आगे। ध्यान लगा रहे हो? शरारत भी ध्यान है सारा का सारा, पढ़ाई भी करनी है साथ साथ। सिर्फ शरारत होगी तो फिर पिटाई होने लग जाएगी अभी आके, है ना? यहीं से आके वीडियो पॉज करूंगा फिर पिटाई करूंगा। तो लिविंग के फीचर्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। ऐसा फीचर जो लिविंग में होगा ही होता, मांगता ही है कि वो लिविंग में होना ही है। तो डिफाइनिंग फीचर, दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग्स एंड दे आर नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग्स। लिविंग्स में होगा ही होगा, नॉन लिविंग में नहीं ही होगा। और फिर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसको हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैं ये लिख सकता हूं दैट दे कैन बी फाउंड इन लिविंग और मे बी एब्सेंट फ्रॉम लिविंग। हो सकता है लिविंग में हो, या हो सकता है लिविंग में ना हो, या फिर इट में ऑल्सो बी फाउंड। कहां पे मिलेगा बेटे? इट में ऑल्सो बी फाउंड इन नॉन लिविंग। तो ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है? कि डिफाइनिंग फीचर है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विदाउट एनी एक्सेप्शन मिल रहा है। जैसे कि जब इस लिस्ट को हम बनाएंगे ना, तो इसमें हम डालेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन को। भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके पास सेल तो होगा ही होगा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी हो उसके पास मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा।
कोई भी लिविंग हो उसके पास कॉन्शियसनेस होगी ही होगी। इन तीन के अलावा, इन तीन के अलावा एक चीज होती है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एनसीईआरटी में नहीं है बट जरूरी चीज है। होम्योस्टैसिस मतलब क्या है? 12th के इकोलॉजी में है। एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना। और कैसा? सेल के लेवल पे, ऑर्गेनिज्म नहीं, सेल के लेवल पे होम्योस्टैसिस सारे सेल्स करते हैं। और इसके अलावा इंटरनल ग्रोथ, या जिसे आप कहोगे इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये होगा। यहां पे ऊपर वाले का एग्जाम्पल है मेरा रिप्रोडक्शन। जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए, कभी कभी नहीं भी हो सकता। एंड फाउंड इन नॉन लिविंग में आ जाएगा मेरा ग्रोथ। कई बार बचपन से आप बड़े होते हो, बोलते तो मम्मी शर्ट छोटी हो गई, जीन्स छोटी हो गई। तो शर्ट और जीन्स थोड़ी छोटी हो रही है, तुम फैलते जा रहे हो। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि एक पर्सपेक्टिव है जहां पे तुम ये बोल सकते हो कि यस, नॉन लिविंग्स हैव ग्रोथ। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, एक एक करके शुरू करते हैं सारे अपने फीचर्स। ठीक है, कोई राइमिंग नहीं बना रहा था, मैं सोच रहा हूं कहीं राइमिंग बने कोई। सेल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल के लिए हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी की ही लाइन लिख रहा हूं। एनीथिंग लेस than a cell does not ensure independent living। बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की लाइनें पता होना। सेल से नीचे कुछ भी अगर सेल के ऑर्गेनाइजेशन से नीचे है तो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकती। जैसे कि बचपन से पढ़ते आते हैं वायरस के बारे में, है ना? 3 इडियट्स देखी ना सबने? वीरू सहस्त्र बुद्धि वायरस। वायरस क्या है? सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। हमें पता है कि वायरस के पास कोई सेल नहीं है। वायरस के पास सेल नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो इसलिए अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो इसलिए वायरस परफेक्टली लिविंग नहीं है। वायरस इज नॉट अ परफेक्ट लिविंग। क्यों नहीं? क्योंकि सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है भैया, कैसे हो जाएगा लिविंग? आज की डेट में 12 फीट गड्ढा करके एंटार्क्टिका की आइस में से कोई ऑर्गेनिज्म निकले और साइंटिस्ट ने बोल दिया वो लिविंग है, आंख बंद करके तुम बोल देना हाँ जी उसके पास सेल होगा। हिमालय के पर्वत से कोई बैक्टीरिया मिल रहा है, लिविंग है, आंख बंद करके बोल सकते हो प्रॉपर सेल होगा। सेल बोलने का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? चैट बॉक्स में डाल दो, पता होना चाहिए ये। सिंपलेस्ट लिविंग सेल, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? यस, माइकोप्लाज्मा। तो सेल की मेम्ब्रेन होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम्स, काफी है जिंदा रहने के लिए। इतना पे सेल हो जाता है अपना पूरा। तो एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हर लिविंग के पास सेल होगा ही होगा। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए हम क्या बोलते हैं? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब का समन्वय। समन्वय का मतलब है उन सब का टोटल, इकट्ठा, एक साथ। सारे केमिकल रिएक्शंस एक साथ मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमें पता है या तो सेल में कुछ बन रहा होगा,
अगर कोई चीज बन रही है तो हम उसको बोल देते हैं एनाबॉलिज्म, और अगर कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे कैटाबॉलिज्म। मैंने बहुत देसी तरीके से याद रखा हुआ है, किसी चीज को काटोगे तो वो टूट रहा है, तो ब्रेकडाउन इज कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, एंड एनाबॉलिज्म में आ जाएगा रेस्पिरेशन। इसकी हिंदी नहीं आती है मुझे, लेकिन दोनों को इस कैटेगरी में किससे लिए डाला? विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज। ठीक है, उल्टा कर दिया ना मैंने? सही कह रहे हो, फ्लो में उल्टा हो गया, गलती है गई मुंह पे। एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस, उल्टा हो गया, माफ कर देना भाई। और इसमें रेस्पिरेशन। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है। तो सारे के सारे रिएक्शन जो सेल में चलते हैं, या तो कुछ बन रहा होगा या कुछ टूट रहा होगा। बनेगा तो एनाबॉलिज्म, टूटेगा तो कैटाबॉलिज्म, और सबको एक साथ बोल देंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी हर लिविंग का फीचर है। ऐसा कोई लिविंग हो ही नहीं सकता जिसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन ना चले। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, दे अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में जब आप पढ़ते हो तो एंजाइम्स को आप क्या बोलते हो? बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिस्ट्री में आप यूज करते हो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करने के लिए। ठीक है, लिविंग्स के अंदर ये पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं। एंजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय लिविंग्स ओनली। आप आर्टिफिशियली एंजाइम्स क्रिएट नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में आप बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ सकते हो, लेकिन उससे एक फंक्शनल प्रोटीन, फंक्शनल एंजाइम नहीं बना सकते। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इवन दो ये एंजाइम बनाता एक सेल ही है, एक लिविंग ही है, लेकिन ये सेल के अंदर या सेल के बाहर दोनों काम कर सकता है। तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो जो मेटाबॉलिज्म है, एनसीईआरटी की ही लाइन है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड outside a cell in a test tube। और क्या कहती है एनसीईआरटी? नॉन लिविंग्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। तो ये लाइन है जो तुम लोग को कंफ्यूज करती है। नहीं करती है तो करनी चाहिए, करनी चाहिए। ये लाइन है ही कंफ्यूजिंग। एक तरफ तो एनसीईआरटी ने बोला कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड अ सेल इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग चीज है। और एक तरफ एनसीईआरटी लिखती है नॉन लिविंग्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। तो सही बात है, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है जी, ध्यान देखो, अब ध्यान दो, क्या है ये? टेस्ट ट्यूब है। मान लो मेरा मन किया तो मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए लैक्टोज शुगर के क्रिस्टल्स। अब इस टेस्ट ट्यूब में ये लैक्टोज है, क्या ये पड़ा पड़ा मेटाबोलाइज हो जाएगा? क्या ये लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज अपने आप बन जाएगा? नहीं। अगर मेरे पास एक सेल है
ई कोलाई का इस सेल के अंदर नेचुरली लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाया जाता है। किसकी मदद से बनाया जाता है? विद द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सेल के अंदर जब रिएक्शन चलती है तो उसे बोलते हैं इन वीवो रिएक्शन। रिएक्शन इनसाइड अ सेल इज नोन एज इन वीवो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे फंजाई हैं जो अपने बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, पीएच और टेम्परेचर परफेक्ट होना चाहिए। एंजाइम सेल के अंदर बना लेकिन सेल के बाहर निकल के डाइजेशन करा रहा है, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि फिर तो ये भी ऐसे ही करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? सेल से इस एंजाइम को बाहर निकाला। क्या किया? सेल से एंजाइम को बाहर निकाला, बहुत केयरफुली आइसोलेट किया एंजाइम को, और इस एंजाइम को डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। डाल दिया? डाल दिया। लेकिन क्या चाहिए आपको? अपनी तरफ से ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर देना होगा। ऑप्टिमम मतलब परफेक्ट। मान लो उसको पीएच चाहिए था 6.8, तो तुम्हें एग्जैक्ट 6.8 पीएच देना है इस एंजाइम को। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस देना है। अगर तुम ये चीज करने में सक्सेसफुल हो गए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए इसे, लेकिन कुछ देर बाद अब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? अब आपके टेस्ट ट्यूब में लैक्टोज नहीं मिलेगा। अब आपको थोड़ी देर बाद यहां पे गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलेंगे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही थी, इसको आपने टेस्ट ट्यूब में खाली डेमोन्स्ट्रेट किया है। जब तक उस टेस्ट ट्यूब में एंजाइम नहीं था तब तक लैक्टोज का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो ये लाइन भी सही है, नॉन लिविंग्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। और अगर आपने एंजाइम डाल दिया, ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर डाल दिया, तो ये वाली लाइन भी एनसीईआरटी की सही है कि आपने डेमोन्स्ट्रेशन दी है, आपने खाली करके दिखाया है, वो होता नहीं है। स्वतः वो रिएक्शन नहीं चल रही है, आपने उस रिएक्शन को करके दिखाया है वहां पे। तो ये जो रिएक्शन चल रही है, इन रिएक्शंस को एनसीईआरटी ने क्या कहा? जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं इन विट्रो रिएक्शन। इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, और इसी को हम बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है, इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना ये अपने आप में पूरा लिविंग है, ना ही ये चीज अपने आप में पूरी नॉन लिविंग है, क्योंकि एंजाइम डालने के बाद अब ये एक एक्चुअल लिविंग की रिएक्शन बन गई है। तो इसीलिए इट इज नोन एज लिविंग रिएक्शन। एनसीईआरटी की लाइन सुन लो वापस से। These reactions occurring inside test tube are neither living nor non-living, but they are surely living reactions. एक ऐसी रिएक्शन है जो लिविंग की है, बट खुद लिविंग भी नहीं है और खुद नॉन लिविंग भी नहीं है। सर मत खुजलाओ बैठ के, इसी को सुन के दिमाग में बैठाओ। ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट आएगी, सीधा ट्रू एंड फॉल्स करना है, ठीक है। फिर आया कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के लिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है? दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस बट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। क्यों बोला ऐसा? कॉन्शियसनेस को चलो डिफाइन कर देते हैं पहले, फिर आगे का सवाल करते हैं।
कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? टू परसीव अ स्टिमुलस। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई। एंड सप्लाई अ सूटेबल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स देना जरूरी है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसका मतलब हो सकता है कि कुछ गपला है। तभी तो कभी कभी इंसान अगर बेहोश होने लग जाता है तो बेहोशी में भी तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंसान हो रहा है बेहोश, अरे नहीं नहीं पड़ा रहने दो सही हो जाएगा अपने आप, ऐसा तो नहीं करते ना बेचारे के साथ, किसी के साथ। कोई बेहोश हो रहा होगा तो उसको मेडिकल टेंशन दोगे ना? क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर रहा है। वो शायद एक बार को तुम्हारा स्टिमुलस ले रहा हो बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। तो कॉन्शियसनेस एक ऑब्वियस फीचर है लेकिन टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? हमारे पास एक ब्रेन है तो हमें लगता है ब्रेन की वजह से कॉन्शियसनेस है, लेकिन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, उनके पास तो ब्रेन नहीं है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, इनके पास तो कोई ब्रेन नहीं है, फिर भी कॉन्शियसनेस है। एक पौधे को पता है कि दिन में ही फोटोसिंथेसिस करनी है, पौधे को पता है कब फूल बनाने हैं कब नहीं बनाने हैं, पौधे को पता है पानी कहाँ पर है, रूट किधर फैलानी है, पौधे को पता है लाइट कहाँ से आ रही है, किधर बेंड करना है। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब सेंस कर रही है केमिकल कहाँ से आ रहा है उस तरफ ग्रो करना है। तो ये क्या है? कॉन्शियसनेस है ना? तो ऑब्वियस फीचर तो है लेकिन टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है। जिसके पास दिमाग जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं है उनके पास भी कॉन्शियसनेस है। तो यही कॉन्शियसनेस क्या है हमारी? इट इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। ठीक है? मम्मी बेचारी चिल्ला रही थी, हाँ जी बेटा जी, हाँ जी बेटा जी, तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब मम्मी आई गरम चिमटा लेते हुए, दरवाजा खोला मम्मी ने, तुम्हारे पास आ रही है गरम चिमटा लेते हुए, बैठे रहोगे आराम से? चिल मॉम। नहीं ना? डर के मारे, अरे 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 मम्मी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, सॉरी सॉरी, कुछ तो रिस्पॉन्स दोगे। बट वहीं पर मान लो तुमने एकदम, मम्मी आ रही थी, तुमने अपनी पानी की बोतल आगे कर दी, चिमटा लग गया पानी की बोतल को, तो पानी की बोतल चिल्लाएगा, अरे लग गई सर, लग गई। ऐसा थोड़ी बोलेगा तुम्हारी पानी की बोतल। पानी की बोतल तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा ना। क्यों? लिविंग है ही नहीं, वो कॉन्शियसनेस है ही नहीं उसमें, ना परसीव कर रहा ना वो कुछ रिस्पॉन्स दे रहा। बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कॉन्शियसनेस। तुम एक फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं कि एंगलमैन ने प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया था कि एक क्लाडोफोरा का सस्पेंशन है, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया है, प्रिज्म से लाइट पास करी तो बैक्टीरिया कहाँ माइग्रेट कर गया? ब्लू लाइट और रेड लाइट में बहुत सारे माइग्रेट कर गए। तो वो भी उनका कॉन्शियसनेस है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा? सीजनल ब्रीडर्स का, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करेंगे। प्लांट में फोटो पीरियोडिज्म, लाइट की ड्यूरेशन से फ्लावरिंग अफेक्ट हो जाती है। ऑर्गेनिजम्स का माइग्रेशन, कोई जाके वेल्स को बता थोड़ी रहा है देखो तुम्हारे माइग्रेशन का टाइम आ गया चले जाओ। जो भरतपुर राजस्थान में केवला देव नेशनल पार्क है, साइबेरियन क्रेन को कोई जाके बोल थोड़ी रहा है तुम्हारा टाइम हो गया जी चलो निकलो यहां से। अपने आप ये सारी चीजें हैं। तो यही सारा क्या है? हमारा कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक कॉन्सेप्ट आता है मिलता जुलता जिसे कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये क्या चीज है? सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ। ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास है। इसीलिए ह्यूमंस को इतना घमंड हो गया और उसने सबको अपने अंदर दबाना शुरू कर दिया। उसने सोच लिया कि ये नेचर मेरे बस में है, और जबकि नेचर ने हर टाइम पे कभी ना कभी दिखा दिया है रातों रात कि ह्यूमंस यू आर नथिंग ऑन अर्थ, है ना?
कॉन्शियसनेस सब लिविंग्स के पास है, सेल्फ कॉन्शियसनेस अपने बारे में। बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है ना दैट वी हैव अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सारे सिस्टम्स हमें कैसे पता चले अपने बारे में जान के। पेट में दर्द हो रहा है, क्या करेंगे? दवाई खा लेंगे, पेट दर्द सही हो जाएगा। तो ये चीज अपने बारे में हमें पता थी ना, हमने और रिसर्च भी करी है इस पे, तब जाके अपने बारे में और ज्ञान अर्जित कर पाए हैं। तो स्व अपना ज्ञान होना, अपना कॉन्शियसनेस खाली ह्यूमंस का फीचर है, इन जनरल कॉन्शियसनेस सबका फीचर है। ठीक है, क्लियर है कॉन्शियसनेस? ठीक है, अब आते हैं ग्रोथ पे। तो ग्रोथ के लिए एनसीईआरटी ने कहा दैट देयर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को बताने के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या? एक कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन मास एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक इज इंक्रीज इन नंबर। कहीं पे किसी चीज का मास बढ़ता हुआ दिखे तो वो भी ग्रोथ, कहीं पे किसी चीज का नंबर बढ़ता हुआ दिखे तो भी ग्रोथ। तो इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ग्रोथ नॉन लिविंग्स में भी पाई जा सकती है और हमारी ग्रोथ लिविंग्स में भी पाई जा सकती है। डिफरेंस क्या है? नॉन लिविंग्स पे जो ग्रोथ होगी ना वो हमेशा एक्सट्रिंसिक होगी। इट विल ऑलवेज बी ड्यू टू सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। तो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ना? और कैसी होगी ये? रिवर्सिबल। एक शुगर सॉल्यूशन में एक मिश्री को सस्पेंड करके छोड़ दो रात भर, ओवरनाइट मिश्री की डली बन जाएगी, वो साइज बड़ा हो जाएगा, मास बड़ा हो जाएगा। तो तुम बोल दोगे यस द क्रिस्टल हैज ग्रोन इन साइज। वहीं उस क्रिस्टल को प्योर वाटर में डाल के घोलते रहो, साइज छोटा होता जाएगा, तो यू विल से दैट द क्रिस्टल हैज रिड्यूस्ड इन साइज। तो रिवर्सिबल ग्रोथ है, सरफेस की वजह से होती है। एनसीईआरटी ने क्या क्या एग्जाम्पल दिया है? क्रिस्टल्स का एग्जाम्पल दिया, रेत के टीले सैंड ड्यून्स का एग्जाम्पल दिया, बर्फ के पहाड़ स्नो माउंटेन्स का एग्जाम्पल दिया। कभी जैसलमेर जाने का मौका मिले ना तो 2 या 3 दिन लगातार विजिट करना सैंड ड्यून्स, सेम जगह पे जाके फोटोग्राफ लेना। 3-4 दिन की फोटोग्राफ में सैंड ड्यून्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिखेंगे। बहुत पैसा है, दुबई चले जाओ, ठीक है, अबू धाबी चले जाओ, बहुत पैसा है, चले जाओ वहां जाके कर लेना है काम। ठीक है, अब वहां भी जाके जब ये चीज देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि रेत के टीले हर दिन ऊपर नीचे नए टोपोग्राफी दिखाएंगे। जिधर की हवा उधर का टीला बड़ा, दूसरी तरफ का टीला छोटा। बर्फ के पहाड़, तुम गर्मियों में जाओ बर्फ का पहाड़ छोटा दिखेगा, सर्दियों में जाओगे बर्फ का पहाड़ ऊंचा और बड़ा दिखेगा। फिर आते हैं लिविंग्स की ग्रोथ पे। लिविंग्स की जो ग्रोथ है इट इज प्योरली इंट्रिंसिक, इंटरनल ग्रोथ है। क्या समझोगे इससे? मान लो एक जाइगोट है, तुम्हें पता है जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो बनेगा यहां पे, ये एम्ब्रियो बहुत सारे जाइगोट जुड़ने से नहीं बनता, यही जाइगोट डिवीजन करेगा 2 सेल्ड, यही जाइगोट डिवीजन करेगा तो 4 सेल्ड। तो डिवीजन तो अंदर से हो रही है ना, तो ये डिवीजन करता जा रहा है और करते 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 एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाएगा।
ठीक है, तो लिविंग्स की ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है। जाइगोट से इंटरनल डिवीजन होते 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 एम्ब्रियो बन गया, उल्टा नहीं जा सकते। एक बार वो बेबी अगर बन गया तो वो बेबी वापस से एम्ब्रियो नहीं बन सकता। अगर तुम अब अडल्ट हो चुके हो तो तुम वापस से बाल्यावस्था में नहीं जा सकते। तो ये जो लिविंग्स की ग्रोथ है, ये कैसी ग्रोथ है? इरिवर्सिबल। ये ग्रोथ पलट नहीं सकती। चीनी के एक टुकड़े को अगर चीनी के ही सोल्यूशन में डाल के छोड़ दो तो चीनी का जो टुकड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, प्योर वाटर में डाल दो वापस छोटा हो जाएगा। तो वो पलट सकती है ग्रोथ को, यहां की ग्रोथ पलट नहीं सकती। अब क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जा रही है, इसीलिए ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग नहीं कहा था। डिफाइनिंग ऐसी चीज होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उस एक के पास हो, सबके पास हो फिर कहां से डिफाइनिंग हो जाएगी वो। तो लिविंग्स में इंट्रिंसिक एंड इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। सेल चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो सेल चैप्टर में एनसीईआरटी ने एक और चीज लिखी है कि यू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू हैव अ सेल, यू हैव अ प्राइमरी सेल वॉल। अब सवाल आता है सेकेंडरी वॉल कहां बनेगी? तो सेकेंडरी वॉल क्या हो रहा था? सेकेंडरी वॉल वाज फॉर्मिंग इनसाइड प्राइमरी वॉल। तो अब बना कैसे? सेल ने सिक्रीशन दी ना इसको चारों तरफ, तब ना बना सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो ये डायग्राम भी यही बता रहा है कि इंटरनल ग्रोथ हो रही है। लिविंग्स के अंदर दो चीजें क्या मिलती हैं? प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। प्लांट और एनिमल की ग्रोथ को अगर कंपेयर करें तो द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इनडिटर्मिनेट, लेकिन एनिमल्स की ग्रोथ एक लिमिट टाइम तक होती है। किया है ना नोटिस? 20 साल 21 साल तक आपकी हाइट वगैरह बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद हाइट्स वगैरह सब बढ़नी बंद हो जाती है। तो अब बस ग्रोथ का क्या मतलब रह गया? वहां पे चोट लग गई, नए सेल आ जाएंगे, स्किन सेल पुरानी हो गई, नए स्किन सेल आ जाएंगे। इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग खराब हो गई है, नई इंटेस्टाइनल लाइनिंग आ जाएगी। तो प्लांट्स की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, मेरिस्टेम्स मिलते थे, थ्रू आउट द लाइफ चलेगी। एनिमल्स की ग्रोथ डिटर्मिनेट है, एक नियमित अंतराल, एक नियमित टाइम तक के लिए ही चलेगी। फिर आया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। रिप्रोड्यूस होने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय पेरेंट्स। कितनी बार हम पढ़ चुके हैं कि इट कुड बी एसेक्सुअल, इट कुड बी सेक्सुअल। डिफरेंसेस भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं गैमीट की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट होगा ही होगा। बिना गैमीट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। और यहां हमने कहा था मे या मे नॉट बी प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में हम सब कवर कर चुके हैं। हमने कहा था गैमीट के बाद सिनगैमी का एक क्राइटेरिया लिया था, जाइगोट का क्राइटेरिया लिया था, मियोसिस का क्राइटेरिया लिया था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्राइटेरिया लिया था। तो ये सब एसेक्सुअल में नहीं है, ये सब सेक्सुअल में होगा ही होगा। तो ये है हमारा रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। लेकिन reproduction may be absent from
स्टेराइल हाइब्रिड्स, खच्चर सुना है सबने, म्यूल, हॉर्स और डोंकी का क्रॉस, वो स्टेराइल होता है। इसके अलावा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ सकती है, स्पर्म की मोर्टालिटी हो सकती है। कितने सारे फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं। हनी बी में पढ़ा था मेल ड्रोन। तो ये कुछ चीजें हैं जहां से रिप्रोडक्शन नहीं है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम बोल दोगे ये सब नॉन लिविंग है। रिप्रोडक्शन कैन नेवर बी फाउंड इन नॉन लिविंग। तुम्हारे पास है आज की डेट में आईफोन, है ना, 13 प्रो मैक्स। तुम चाहते हो, अच्छा ठीक है तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे दोस्त के पास है, ठीक है, दोस्त के पास है आईफोन का 13 प्रो मैक्स, तुम्हें बड़ा पसंद है। अब इतना महंगा फोन, लाख 1.5 लाख का, कौन पैसे फंसाए। बट मान लो अगर वो नॉन लिविंग चीजें रिप्रोड्यूस कर पाती, वो आईफोन डिट्टो अपने जैसा अपना एक बच्चा बना दे, ठीक है, तो आ जाएंगे मजे, तुम्हारे पास फ्री में आईफोन आ जाएगा। बट ऐसा हो तो सकता नहीं। तो देखो नॉन लिविंग में तो रिप्रोडक्शन पक्का है कि नहीं है, लिविंग्स में से भी कहीं कहीं एब्सेंट हो सकती है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हमने ये नहीं कहा था कि डिफाइनिंग फीचर है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने शादी नहीं की, उसका बच्चा नहीं हुआ, शादी नहीं की बच्चा नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम उसको घोषित कर दो नहीं ये तो नॉन लिविंग आदमी है। ऐसे थोड़ी बोल दोगे नहीं नॉन लिविंग है, टेबल कुर्सी के जैसा ही है। लिविंग था, बाय चॉइस उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया। एसेक्सुअल के अंदर एनसीईआरटी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं कवर हो चुके हैं। अगर आप बात करो स्पोर्स की, तो हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया है, फंजाई है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, इन सब में स्पोर्स बनते हैं। अगर हम बात करें फ्रैगमेंटेशन की, तो कोई भी फिलामेंटस फॉर्म हो सकता है, फिलामेंटस एल्गी हो सकता है, फिलामेंटस फंजाई हो सकता है। प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, स्पोर से प्रोटोनीमा बनाता है, वो फ्रैगमेंटेशन कर सकता है। और क्या पढ़ सकते हैं, ट्रू रीजनरेशन, किसी भी पार्ट से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, प्लानेरिया का यूनिक फीचर है। और क्या पढ़ सकते हैं, बडिंग, कहां होती है बडिंग, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें बडिंग मिल सकती है। तो कितने सारे एसेक्सुअल मोड हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, प्लांट का टिश्यू कल्चर। इसके अलावा हमने पढ़ा था रनर, ऑफसेट, स्टोलॉन से चीजें बनना, कॉर्म ट्यूबर से चीजें बनना, बल्ब से चीजें बनना, सारा ही एसेक्सुअल मेथड था हमारा। ठीक, अब एक और एनसीईआरटी की लाइन, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी ने क्या लिखा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत बारीकी से पढ़ने पर ही मिलेगी। और वापस से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़नी है, छोड़ के नहीं जा सकते कोई भी चैप्टर। हर बार होता है ना, नोटिस किया होगा, सबके साथ वो चीज अच्छी चल रही थी, तुम करने गए, तुम्हारे टाइम पे ही खराब हो गई, फिर सोचते हो क्या यार मेरे ही किस्मत में ऐसा होना था क्या, उन लोगों ने कर लिया कुछ नहीं हुआ, मैंने किया एकदम नुकसान पड़ गया। तो यही चीज यहां पर भी हो सकती है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तुम अगर चैप्टर छोड़ के चले गए ना, पक्का आ जाएगा क्वेश्चन,
फिर बैठ के सोचते रहोगे ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी लगाऊं, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो यूनिसेल में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, या क्या बोल सकते हो, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। मतलब कौन है ये, अमीबा है ये। अब ये अमीबा कुछ देर बाद तुमने देखा तो 2 हो चुके हैं। अब क्या यहां पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा, पहले 1 था अब 2 हो चुका है, तो क्या नंबर में इंक्रीज नहीं हुआ, पागल आदमी, हो रहा है। तो अगर इंक्रीज इन नंबर है तो इसको ग्रोथ बोल सकते हैं। और साथ ही साथ इस पेरेंट ने अपने जैसे बच्चे बना दिए ना, डॉटर सेल्स बना दी, तो यही क्या है, मेरा रिप्रोडक्शन भी है। तो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मोनेरा या प्रोटिस्टा, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ा था कि चाहे आप मोनेरा की बात करो या प्रोटिस्टा, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब सेम होता है, सिनोनिमस है, म्यूचुअली इंक्लूसिव। एक के होने का मतलब दूसरे का होना है। ग्रोथ बोल के छोड़ दो, रिप्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट हो रही है, रिप्रोडक्शन बोल के छोड़ दो, ग्रोथ बाय डिफॉल्ट हो रही है। तो सिनोनिमस मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव, सेम इवेंट्स हैं। 12th में एनसीईआरटी की एक और लाइन क्या लिखी है, दैट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म cell division itself is a mode of reproduction। एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल पता होनी चाहिए, कब कहां क्या कैसे क्यों लिखा, इसीलिए लिखा। मल्टी सेलुलर के लिए क्या होगा, ये तो यूनिसेलुलर के लिए लिखा ना, मल्टी सेलुलर में ऐसा तो नहीं है कि दोनों चीजें एब्सेंट है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आप बोलोगे दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल, दोनों होगा उसके जीवन में, लेकिन एक के होने का मतलब दूसरा नहीं है, 2 अलग अलग इवेंट्स हैं ये, दे आर 2 एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट इंक्लूसिव। एक जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ग्रोथ है, ग्रोथ से फीटस बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, ग्रोथ है। वही फीटस थोड़ा और बड़ा हो गया, 5-6 साल का बच्चा हो गया, अब आगे जाके वो 18 से 19 साल का हो गया, अब 19-20 साल पे प्यूबर्टी आ चुकी है, वो चाहे तो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ दे दिया तो वो रिप्रोडक्शन माना जाएगा। तो दोनों चीजें उसकी लाइफ में हो सकती हैं, बट 2 अलग इवेंट्स हैं। क्लियर है एनसीईआरटी ये भी, ठीक है। एनसीईआरटी के स्पेशल पॉइंट्स है ना, क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं, ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू इंटरेक्शंस, तो ये तो सही बात है, मॉलिक्यूल्स ने इंटरैक्ट किया तो ऑर्गेनेल बने, ऑर्गेनेल ने इंटरैक्ट किया तो सेल बना, सेल इंटरैक्ट किया तो टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म। दे रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल, हर लेवल पे एक नई प्रॉपर्टी इमर्ज हो रही है, एक नई चीज बन रही है। अकेला थाइलाकॉइड पूरी फोटोसिंथेसिस नहीं करा सकता, जस्ट अ मिनट, पूरा का पूरा सारी की सारी प्रोसेस अकेला थाइलाकॉइड तो नहीं कराएगा, या सिर्फ स्ट्रोमा स्ट्रोमा है तो भी पूरी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। सबके इंट्रैक्शन से क्लोरोप्लास्ट बना, क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर्टी है फोटोसिंथेसिस, अकेले थाइलाकॉइड की नहीं है, अकेले स्ट्रोमा की नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप अपनी कॉपी बना रहे हैं,
सेल्फ रेगुलेटिंग, अपना मेंटेनेंस खुद करते हैं। एसी की सर्विसिंग करानी पड़ती है, खुद नहीं हो जाता सेल्फ सर्विस, बट आपकी बॉडी तो खुद ही कोप अप करती है ना। एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो धरती पे पहले कभी रह चुके या जो धरती पर आने वाले हैं या जो अभी धरती पर हैं, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जेनेटिकली। वही कोई एक लाइफ फॉर्म जो फर्स्ट टाइम अर्थ पे आई होगी, उसी से तो हम सब आए ना धीरे धीरे। आज की डेट में तुम बोलो कि तुम और एक ई कोलाई 100% डिफर करते हैं, तो ये गलत है। अगर वो ई कोलाई रेस्पिरेशन करता है एरोबिक, तुम भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो, तो वो जो 20-25 जीन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो तुम में और उसमें कॉमन है, तो उतना जेनेटिक मटेरियल तो कॉमन हुआ, चाहे 0.001% ही क्यों ना हो। बट कोई भी दो ऑर्गेनिज्म उठा लो अर्थ पे, कितने भी दूर के रिश्तेदार हो, मोनरा का ले लो, फंजाई से ले लो, प्लांट का, एनिमल से ले लो, तुम्हारे घर के सामने मैंगो का पेड़ और तुम हो, तुम भी 100% डिफरेंट नहीं हो। उस मैंगो ट्री के पास वही डीएनए है जिसके पास एरोबिक रेस्पिरेशन कराने की जीन्स है, तुम्हारे पास भी एरोबिक रेस्पिरेशन कराने की जीन्स है, ठीक है। तो वो चीजें तुम्हारे और उसके अंदर सिमिलर हो जाएंगी। फिर कैरेक्टर्स के बाद अब आते हैं डाइवर्सिटी पे। तो डाइवर्सिटी में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN क्या होता है, बचपन से बताया जाता है, भूल जाते हैं हम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये लास्ट का नेचुरल रिसोर्स आपको फुल फॉर्म में नहीं दिखता, उसके फुल फॉर्म में यहां एब्रिविएशन में नहीं दिखता, तो IUCN की पूरी फुल फॉर्म वो है। तो इनके अकॉर्डिंग 12th में भी दिया हुआ है, साइंटिफिकली नोन या टैक्सोनॉमिकली नोन 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। इनके बारे में हमें सब पता है, हमने इनको क्लासिफाई कर रखा है, इसीलिए लिखा है साइंटिफिकली या टैक्सोनॉमिकली नोन है। इनके बारे में आप जानते हो, अपने यहाँ के नंबर्स देखें तो 17 से 18 लाख। अब 12th की बुक में दिया हुआ है कि इसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं। 12th की बुक में दिया हुआ है कि इसमें से लगभग 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। इतनी डाइवर्सिटी है हमारे पास। 17 लाख से 18 लाख तो वो है जो हमें पता है, ऐसी कितनी डाइवर्सिटी जो हमें नहीं पता। डीप केव्स में, डीप सी में क्या क्या चीजें मिल रही हैं आज तक हमें नहीं पता। बिल्कुल डेंस घने जंगलों में अर्थ के कितने रेन फॉरेस्ट है जो आज तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, बहुत अज्ञानता है अभी भी हमारे अंदर। जिस दिन मान लेंगे उस दिन बढ़िया हो जाएगा। अब ये 17 लाख से 18 लाख को पढ़ना अकेले बस की तो बात नहीं है। किसके पास इतना टाइम है 17 लाख से 18 लाख की स्टडी खुद करेगा? मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो साइंटिस्ट ने क्या तरीका निकाला, क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of easily observable characters। आपने ऑर्गेनिज्म के कोई कैरेक्टर देखे?
इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है और उसे ग्रुप कर दिया। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, तो हमें स्कूल में ईवीएस वगैरह में सिखाया जाता था पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। पेट एनिमल्स वो होते हैं जो घर में आपके साथ आपकी तरह से रह सकते हैं। डोमेस्टिक वो हैं जो आपके घर में तो होंगे, लेकिन वो आपके घर में सेवा, आपकी हेल्प करने के लिए होंगे, उनको आप अपने साथ घर में सुलाओगे नहीं। फिर आते हैं वाइल्ड एनिमल्स, उनको घर में रखा ही नहीं जा सकता, वो बाहर नेचर में ही रहेंगे। तो क्लासिफिकेशन तो वो भी थी, है ना। आपको बताया जाता है कि भाई मिल्क ईल्डिंग एनिमल है, उससे दूध मिलता है। मीट, उससे मांस मिलता है। ड्राफ्ट एनिमल, उससे आप खेतों में काम करा सकते हो। तो क्लासिफिकेशन का बस मतलब है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इसको आप सिंपली क्लासिफिकेशन बोल देते हो। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है, अपने मर्जी से सब करेंगे तो कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। क्लासिफिकेशन अपने मर्जी से नहीं होनी चाहिए। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स चाहिए, तो वो हमें मिलती है टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of what? Principles and procedures। किसके? क्लासिफिकेशन के। It deals with principles and procedures of classification। बचपन से फाइल तो बनाई है, बैठ के बहुत फाइलें बनाई हैं। एम, apparatus, थ्योरी, प्रोसीजर। तो तुम्हें क्लासिफिकेशन करना है, उसको ग्रुप करना है तुम्हें, लेकिन उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स तो हो जो डिफाइंड हो। फ्रांस का कोई साइंटिस्ट है, वो अपने तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहा है। बंगाल का कोई साइंटिस्ट है, वो अपने तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहा है। चाइनीज साइंटिस्ट अपने तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो कैसे काम चलेगा? और प्रोसीजर, रूल के साथ साथ मेथड्स भी पता होने चाहिए। जब ये वर्ड देखते हो ना आप, टैक्सोनॉमी, तो इसको अगर तोड़ दोगे तो दो चीजें मिलती हैं, टैक्सिस एंड नोमोस। ग्रीक भाषा से आए हैं ये वर्ड्स। टैक्सिस मतलब है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब है लॉ। तो अरेंजमेंट के, क्लासिफिकेशन के कायदे कानून को ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सबसे अच्छे तरीके से इस पे काम जो किया है वो किया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने सबसे अच्छे से काम किया, तो उनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या है टैक्सोनॉमी? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब स्टार्टिंग से तो ऐसा है नहीं सारा ज्ञान एक ही दिन में आ गया था ह्यूमंस के पास। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि एटम का स्ट्रक्चर पहले कुछ था, फिर कुछ पता चला, फिर कुछ पता चला, और आज के डेट में तो पता नहीं क्या क्या पता चल चुका है। आज की डेट के हिसाब से तो एटम अपने आप में पूरा खुद ही एक यूनिवर्स है। तो टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी भी धीरे धीरे पता चली। स्टार्टिंग में जो टैक्सोनॉमी थी उसको बोला गया क्लासिकल टैक्सोनॉमी। तब कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं थे, तो तुम चीजों को खाली बाहर बाहर से पढ़ते थे, तो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था, सिर्फ एक्सटर्नल स्टडी कर सकते थे। फिर जमाना बदला, सोच बदली, टेक्निकल एडवांसमेंट आए, माइक्रोस्कोप्स वगैरह बढ़े, तो आपके पास आया मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब एक्सटर्नल के साथ साथ आप इंटरनल चीजों को भी
इंक्लूड करने लग गए। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, टिश्यूज की एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उस प्लांट के पास कैसे कैसे केमिकल्स हैं। तो फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सेल स्ट्रक्चर, सेल एनाटॉमी, इनके अलावा वो कैसा कैसा इकोलॉजिकल अडेप्टेशन दिखाता है। तो ये सब की सब बन गई मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फिर बाद में आए चार्ल्स डार्विन और उन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया एवोल्यूशन का। उन्होंने कहा कि चीजें अर्थ पे ज्यों की त्यों नहीं है, धीरे 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 चेंजेस होते गए और एक लाइफ फॉर्म से नई लाइफ फॉर्म्स क्रिएट होती गई। तो कॉन्सेप्ट आया सिस्टमैटिक्स का। इट इज टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। Phylogeny is basically study of relationship between organisms. एवोल्यूशनरी रिलेशन आप पढ़ते हो कि वो एवॉल्व होके कैसे कैसे आए, तो वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। यहां पे आप डाइवर्सिटीज को पढ़ते हो। अब एनसीईआरटी की जो कंफ्यूजन है, ये जो टर्म है सिस्टमैटिक्स, इट हैज अ लैटिन ओरिजिन। द टर्म was first used by Linnaeus in his book Systema Naturae। सिस्टमैटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, एनसीईआरटी ने लिखा है। द वर्ड सिस्टमा वॉज फर्स्ट यूज बाय लिनियस। साइंटिस्ट ने देखा ग्रीक वर्ड हो चुका है, ग्रीक लैटिन ही चलता था, तो लैटिन से सिस्टमा वर्ड उठा के सिस्टमैटिक्स बना दिया। तो ये थी अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को अगर हम देखें तो उसके 4 कंपोनेंट हैं। अगर तुम्हें क्लासिफिकेशन करनी है तो क्लासिफिकेशन करोगे कैसे? तो सी आई सी और एन, ये याद रखना पड़ेगा। कोई भी तुम ऑर्गेनिज्म देखोगे तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स पढ़ोगे, तो उसी को बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। उसके कैरेक्टर्स देखना स्टार्ट करोगे ना, फिर कैरेक्टर्स देखते देखते जो भी तुमने आज तक पढ़ाई की है उसके बेसिस पर पहचान की कोशिश करोगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन। फिर धीरे धीरे क्या करोगे, उसे क्लासिफाई, तो आ गया क्लासिफिकेशन। और फिर क्लासिफाई करते करते ही उसका नाम भी रखना होगा, तो वो हो गया नॉमेनक्लेचर। तो दीज आर दी 4 पार्ट्स या 4 कंपोनेंट्स। पहले तुम्हारे सामने एक रैंडम पौधा है, तो पहले कैरेक्टर देखोगे ना कि टैप रूट है, डाइकॉट सीड है, रेटिकुलेट वेनेशन है, तो एक कैरेक्टर्स पढ़े। आइडेंटिफाई करोगे यार ये सब तो सर ने डाइकॉट के लिए पढ़ाया है, हो गया। क्लासिफाई कर दोगे कि इट बिलोंग्स टू क्लास डाइकोटिलिडनी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, किंगडम प्लांटी। अब आगे के और फीचर्स देखोगे, फिर उसकी फैमिली आइडेंटिफाई करोगे, उसका क्लास आइडेंटिफाई, ऑर्डर आइडेंटिफाई करोगे। फिर जब जीनस और स्पीशीज की बारी आएगी तो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, तब तुम उनका कोई नामकरण कर दोगे। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें
तो जैसे हमारे यहाँ सब क्या ही होता है ना, नामकरण होता है, तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉमेनक्लेचर. Every organism must have one unique, universally accepted name. जो आपका कॉमन नेम होता है, आम है, अब आम को आप कुछ बुला रहे हो, दूसरे किसी लैंग्वेज रीजन में जाओगे कुछ और बुलाएंगे. डॉग को इंग्लिश में डॉग, हिंदी में कुत्ता बुला रहे हो, बाकी जगह जाओगे कुछ का कुछ हो जाएगा. सीताफल अगर आप बोलते हो तो जो यूपी के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे कि अगर मेरे मुंह से निकला सीताफल तो हम पंपकिन की बात कर रहे हैं. अगर मैं बिहार वाली साइड चला जाऊं, मेरे मुंह से निकला सीताफल तो वो समझेंगे सर शरीफा की बात कर रहे हैं, कस्टर्ड एप्पल की. तो सीताफल कहीं कहीं कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल कहीं कहीं पंपकिन है. तो दिक्कत आ सकती है. एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजों के सेम नाम हो सकते हैं. तो नॉमेनक्लेचर का सारा पर्पस क्या था, हर ऑर्गेनिज्म का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक यूनिक नाम हो. आपके मुंह से जब निकलता है मैंजीफेरा इंडिका, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चाइना, एंडोरा, अल्जीरिया, चिले, अर्जेंटीना, ब्राजील, श्रीलंका, मलेशिया, कहीं भी चले जाओ, साइंटिस्ट अगर वो है तो वो मैंजीफेरा इंडिका को मैंगो ही समझ जाएगा ऑटोमेटिकली. अभी जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें दो दो नाम रखना ही रखना है. आगे बढ़ाना है बढ़ा लो, लेकिन दो नाम तो रखना ही पड़ेगा. तो ये भी लिनियस जी ने किया था. इनके खुद का नाम था कैरोलस, कार्ल वॉन लिन. खुद के नाम को कैरोलस लिनियस बना लिया था साइंटिफिक ऑब्सेशन से. तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब, बायनोमियल मतलब दो नाम. तो देयर आर टू पार्ट्स इन अ साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम. स्पेशली प्लांट है तो बोटानिकल नेम, स्पेशली एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम भी बोल सकते हो. तो नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, कॉमन होना. तुम एक मॉल में गए फ्रांस में, हर चीज फ्रेंच में लिखी है, तुम्हें फ्रेंच आती नहीं है, क्या फायदा. बट वहीं अगर वो चीज इंग्लिश में लिख देते तो कंपैरेटिवली इंग्लिश फिर भी थोड़ी बहुत आपको आती है, तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत भला हो जाता. नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स लिखे एनसीईआरटी ने. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. बहुत कॉमन लाइन है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हैंड रिटन है तो अंडरलाइन. तो यही बात है, हैंड रिटन लिखा होना चाहिए. अगर हैंड रिटन लिखा है तो ही अंडरलाइन जाएगा. पहली वाली स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है कि बायोलॉजिकल नेम्स नॉर्मली लैटिन में होते हैं और उनको आप इटैलिक्स में लिख देते हो. यहां पे लिखने का मतलब हाथ से लिखना नहीं है, अगर टाइप भी कर रहे हो तो ये वही बात है. फिर क्या लिखा है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन. लैटिनाइज्ड का क्या मतलब है ये देखो. एक पौधा है, उसका नाम है पुत्रंजीवा रॉक्स बरगाए. आयुर्वेद में एक पौधा आता है पुत्रंजीव नाम का. तो पुत्रंजीव नाम का पौधा इंडिया में जो मिलता है उसके लिए कोई लैटिन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पुत्रंजीव का पुत्रंजीवा कर दिया. रॉक्सबर्ग एक साइंटिस्ट का सरनेम था, उसका रॉक्सबर्ग पे आई लगा दी तो रॉक्सबर्ग आई. अब पुत्रंजीवा रॉक्सबर्ग आई सुन के लग रहा है ना कैसा सा एकदम साइंटिफिक नेम है. एक पौधा है टर्मिनेलिया अर्जुना. अब अर्जुन तो हमारा हिंदी नाम है बट यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम है, ठीक है. तो वो चीज को आप ऐसे चेंज करो कि लैटिन लगे. हैरी पॉटर के स्पेल्स सुने थे ना सारे,
क्या लगते थे? एकदम जादुई स्पेल्स। तो पुत्रन जीवा रॉक्सबर्ग का एग्जाम्पल है लैटिनाइजेशन का। फिर फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस होता है। सेकेंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सेकेंड कंपोनेंट को अकेले को कभी भी स्पीशीज मत बोल देना। सेकेंड कंपोनेंट अकेला स्पीशीज नहीं होता है। जो फर्स्ट वर्ड है जीनस, जीनस को जेनेरिक नेम भी कहते हैं। यह हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका में एम कैपिटल, इंडिका का आई स्मॉल। पहला पार्ट जेनेरिक नेम या जीनस, दूसरा पार्ट स्पेसिफिक एपिथेट, और पूरे को एक साथ बोलोगे स्पीशीज। एग्जाम्पल देता हूं, दोनों वर्ड्स जो हैं अगर हाथ से लिखा जाए तो अलग अलग अंडरलाइन होना है, प्रिंटेड है तो इटैलिक्स होना है, जिससे लैटिन ओरिजिन का पता चले। अब एग्जाम्पल देखो, चार बार मैंने इंडिका लिख दिया है। अब मुझे बताओ कौन सी स्पीशीज है ये? चार बार इंडिका लिख दिया मैंने। पूछ रहे थे ना यही मुझसे अभी तुम कि क्या डिफरेंस है स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट में। अब बताओ ये कौन सी स्पीशीज है? अगर तुम कह रहे हो ये सेकेंड वर्ड स्पीशीज है तो कौन सी स्पीशीज है? नहीं पता ना? लेकिन अब देखो, जैसे ही मैं यहां पे लिखूंगा रोजा, अब तुम्हें पता चल गया अच्छा रोज की बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने लिखा मैंजी फेरा, ओहो हो, मैंगो की बात कर रहे हैं। मैंने लिख दिया एपिस, अच्छा हनी बी की बात चल रही है। मैंने लिखा आजादी रखता, समझ में आ गया नीम की बात कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ ये वाले लिखते ना अकेला अकेला, मैं सिर्फ रोजा, एपिस, आजादी रखता लिख के छोड़ देता, तो भी तुम समझ जाते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इन जनरल होता है ना, हम बोल के छोड़ देते हैं ना सैक्रोमाइसिस, तो पता तो चल जाता है किसकी बात कर रहे हैं। नॉस्टॉक, एनाबीना बोल के छोड़ दिया बस जीनस का नाम, पता चल जाता है किसकी बात कर रहे हैं। तो जो पहला वाला ये पार्ट है, दिस इज जीनस या जेनेरिक नेम, और ये हैं सारे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एपिथेट। पूरा का पूरा एक साथ इज अ स्पीशीज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद एक और चीज है एनसीईआरटी की। मान लो चलो मैं हाथ से मैंगो का नाम लिख रहा हूं, मैंने लिखा मैंजीफेरा, क्योंकि ये जीनस है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। इंडिका स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ, अलग अलग अंडरलाइन कर दिया। अब मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम रखा किसने था? लिनियस ने। तो LINN डॉट या L डॉट कुछ भी लिख सकते हैं लिनियस के लिए। तो ये लास्ट वाला जो नाम है ना, इसको हम बोलते हैं ऑथर का नाम, ऑथर्स साइटेशन। तो एनसीईआरटी ने, नीट ने क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ मैंगो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन या मैंजीफेरा इंडिका L डॉट पूरा लिखा जाएगा। तब हम समझ जाएंगे यस वी आर टॉकिंग अबाउट मैंजीफेरा इंडिका विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ट्राइनोमियल नेम नहीं था, बायनोमियल ही नेम था, कहीं कंफ्यूजन हो रही हो। फिर हमने कहा हर चीज के रूल्स होते हैं। तो देर इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। इसी का नया नाम हो चुका है ICN,
इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई प्लांट। ICZN इज फॉर जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए। ICVCN वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ICNCP कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए। कल्टिवेटेड प्लांट्स में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो नए सेट ऑफ रूल्स लगाए जाते हैं। फिर आया कैटेगरीज। हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रुप में बांट रहे हैं, तो ग्रुप में तो कैटेगरीज होती हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, पहला पॉइंट एनसीईआरटी का, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। बहुत सारे स्टेप्स हैं उसमें, और हर एक सीढ़ी को ही आप बोलते हो रैंक, या उसी को आप बोलते हो लेवल, या उसी को आप बोलते हो कैटेगरी। जैसे मैंने कहा, जब भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होगा तो उसके नाम में दो हिस्से होंगे ही होंगे, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसे ही जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होगा तो 7 ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, 7 कैटेगरीज में उसको रखा ही जाएगा। और इन रैंक्स का, इन लेवल्स का भी एक डिफाइंड ऑर्डर है। अपने मर्जी से हर कोई उसको अलग अलग नहीं करता। फिक्स सीक्वेंस है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मैं अपने मर्जी से स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस नहीं कर सकता। फिक्स्ड हायरार्की है उसकी, फिक्स्ड है। इसीलिए यहां पे एक टर्म आती है जिसको आप बोलते हो टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारी की सारी रैंक्स एक डिफाइंड ऑर्डर में है, हाई टू लो या लो टू हाई। तो टैक्सोनॉमिक और हायरार्की, हायरार्की मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, तो कैटेगरी की लाइन लिखी है, क्लासिफिकेशन मल्टीपल स्टेप्स में है, 7 स्टेप में ऑप्शन आपके पास आएगा ही आएगा उसको कैटेगराइज करने का। हर स्टेप को ही रैंक कहते हैं। हाईएस्ट लेवल किंगडम है, यहां पे बहुत जनरल कैरेक्टर्स मिलते हैं। मतलब क्लोरोफिल का होना तो हर प्लांट किंगडम के मेंबर के पास है ना। सेल वॉल की एब्सेंस होना, हर आपका जितना भी एनिमल का मेंबर है सबका यही है। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो तो आप पहुंच जाओगे स्पीशीज पे, विच इज द लोएस्ट लेवल। लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये क्या हो गया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो लो से हाई, तो यही हो जाता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरी इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। यही हमारी रैंक, लेवल या कैटेगरीज है। स्पीशीज पे सबसे ज्यादा कॉमन या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टर्स, ये आपको स्पीशीज पे मिलेंगे, तभी तो स्पीशीज है। किंगडम में तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ कुछ सिमिलर लगे उनको एक डिवीजन में डाल दिया। डिवीजन प्लांट्स के लिए, फाइलम एनिमल के लिए। ठीक है, अब उस फाइलम या डिवीजन के अंदर कुछ लोगों में और सिमिलैरिटी ज्यादा है, उनको एक क्लास में रख दिया। उस क्लास के अंदर जिसमें सिमिलैरिटी ज्यादा है उसको ऑर्डर में रख दिया। ऑर्डर के अंदर जिनमें सिमिलैरिटी है उनको फैमिली में कर दिया। फैमिली के अंदर सिमिलैरिटी है, जीनस बना दिया। जीनस के अंदर उन मेंबर्स में बिल्कुल सिमिलैरिटी, उनको एक स्पीशीज बना दिया। तो ये है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। कोई रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हो टैक्सॉन। एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ टैक्सॉन। अगर तुम्हारे मुंह से निकला प्लांट, तुम्हारे मुंह से निकला डॉग, तुम्हारे मुंह से निकला कैट, तुम्हारे मुंह से निकला मैमल, तुम्हारे मुंह से मान लो निकल गया वीट, तुम्हारे मुंह से निकल गया मैंगो,
तो ये हर एक इंडिविजुअल का एक टैक्सॉन है, इसी का प्लूरल टैक्सा होता है। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को टैक्सॉन, बहुत सारे हैं तो टैक्सा कहते हैं, और उसको आप किसी रैंक, किसी कैटेगरी में डालते हो। फॉर एग्जाम्पल आलू की बात करते हैं, तो अगर मैंने पोटैटो भी बोल दिया ना, पोटैटो भी एक टैक्सॉन है। अब इसका किंगडम क्या है? प्लांटी, तो प्लांटी भी एक टैक्सॉन है। अगर मैं बोल दूं एंजियोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्म्स, तो ये भी एक टैक्सॉन है। अगर मैं बोल दूं डाइकोटिलिडनी या डाइकॉट, तो वो भी एक टैक्सॉन है। अगर मैं बोल दूं पॉलीमोनियल्स, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक टैक्सॉन है। सोलनेसी भी टैक्सॉन है, सोलेनम भी टैक्सॉन है, और स्पीशीज ट्यूबरोसम नहीं है, स्पीशीज सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो खुद है, वो भी अपने आप में एक टैक्सॉन है। तो टैक्सॉन एनसीईआरटी ने लिख के दिया है, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ टैक्सॉन। ऑर्डर कोई टैक्सॉन नहीं है। ऑर्डर कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलोगे तुम? नहीं ना। डिवीजन किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोल रहे हो? नहीं, वो खाली एक डेजिग्नेशन, एक कैटेगरी है। सॉल्व करो इसे। डॉग्स, मैमल एंड एनिमल बिलोंग टू, डॉग्स, मैमल एंड एनिमल्स दे बिलोंग टू, क्या होगा? डाल दो चैट बॉक्स में, बाद में तो देखूंगा मैं भी। दे आर डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। अगर मैं कह रहा हूं डॉग, तो डॉग इज कैनिस फेमिलियारिस, स्पीशीज है। अगर मैं कहता हूं मैमल्स या मैमेलिया, तो ये पूरी की पूरी एक क्लास है। एनिमल बोलूं या एनिमेलिया बोलूं मैं, वो क्या है? किंगडम है। सेम ग्रुप तो नहीं है ना तीनों? सारे एनिमल्स मैमल तो नहीं है, सारे के सारे मैमल्स डॉग तो नहीं है, है ना? डॉग एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है विच बिलोंग्स टू मैमल। अब मैमल एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें डॉग भी एक मेंबर है। ऐसे ही मैमल के अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तब जाके बनेगा एनिमल किंगडम। तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग लेवल को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? लाइंस देख लो। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की। हायरार्की मतलब हाई से लो या लो से हाई। हर स्टेप को आप रैंक या कैटेगरी कहते हो। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में मदद कर रहे हैं ना, तो इनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। एक साथ सारी कैटेगरीज को टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक। ध्यान दो अब इस लाइन पर। हर कैटेगरी, अगर मैं यहां पे देखूं, प्लांटी भी एक कैटेगरी है, किंगडम भी एक कैटेगरी है। तो आप कैटेगरी को रैंक भी कह सकते हो, आप कैटेगरी को टैक्सॉन भी कह सकते हो। कैटेगरी मतलब क्या है? ग्रुप। तो इट इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। साफ साफ लिखा है, कैटेगरी डिनोट्स रैंक। हर रैंक या हर एक टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दे आर नॉट सेम। अगर मैं बोलता हूं कि आसमान में यू विल सी सन और मून और स्टार्स, तो यहां पे और का मतलब ये नहीं कि सन और मून और स्टार्स तीनों सेम चीज है। या तो सन, या तो मून, या तो स्टार दिखेगा। वैसे ही ईच रैंक और टैक्सॉन, हर एक रैंक, किंगडम, डिवीजन, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, हर एक कैटेगरी भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है।
अगर मैं बोल रहा हूं प्लांटी, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, हर एक टैक्सॉन भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। एंड दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज, अपने आप में ये डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं। दे आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, कि देख के सेम लगे जोड़ दिया, ऐसा नहीं है, अपने आप में यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। स्पीशीज की अगर बात करें तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म with fundamental similarity, comma, they are capable of interbreeding naturally and produce fertile offspring। एक ऐसा ग्रुप तुम्हें दिख रहा है ऑर्गेनिजम्स का जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बंदर पहचान सकते हो। क्यों? कहीं का भी हो दिखता सेम है। ह्यूमन कहीं का भी हो तुम पहचान सकते हो। नेचुरल इंटरब्रीडिंग, अगर उस स्पीशीज का एक मेल और फीमेल एक साथ हैं तो खुद ब खुद बच्चे पैदा कर सकते हैं। और कैसे बच्चे? फर्टाइल बच्चे, स्टेराइल या इनफर्टाइल बच्चे नहीं होने चाहिए। तो यही जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज is known as biological species concept। अर्नस्ट मायर ने डेफिनेशन दी थी है कि एक झुंड है, उस झुंड में जो जो तुम्हें लोग सेम से दिख रहे हैं उसको ग्रुप कर लो। अब उस ग्रुप में अगर मेल फीमेल खुद ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और बच्चे भी फर्टाइल हो रहे हैं तो ऐसे झुंड के ग्रुप को तुम एक स्पीशीज बोल सकते हो। ठीक है। अगर मैं बोलूं सोलेनम ट्यूबरोसम, तो पोटैटो एक स्पीशीज है अपने आप में। अगर मैं बोलूं पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, तो ये स्पीशीज है अपने आप में। तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं। एनसीईआरटी ही याद रखनी है। ठीक है। ब्रिंजल है, टोमेटो है, इन सब के नाम याद रखना है। लायन है, लेपर्ड है, इन सब के नाम। तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में। मान लो एक ही जगह पे पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो तुमने दोनों रख दिए, होता नहीं है बट तुमने मान लो कर लिया। तो पहली बात, शेर और बाघ दिखने में अलग हैं, फंडामेंटली सिमिलर है नहीं वो, उनमें डिफरेंसेस दिखते हैं। चलो ठीक है, तुमने एक साथ रख दिया। इंटरब्रीडिंग नेचुरल नहीं होती, आर्टिफिशियली उनके हाइब्रिड्स बनवाए गए हैं और वो हाइब्रिड्स भी फर्टाइल नहीं है, स्टेराइल है। एक घोड़ा और एक गधा देख के पता चलता है ना अलग अलग है। एक साथ रख भी दो सेम खेत पर फिर भी वो अपने आप फर्टिलाइज नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल ही तुम्हें कराना पड़ेगा। और जो बच्चा पैदा होगा वो इनफर्टाइल होगा, स्टेराइल होगा। तो वो दो सेम स्पीशीज नहीं हुए। फिर अगर कुछ स्पीशीज बड़ी क्लोजली रिलेटेड है, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो उनको क्या किया गया? एक कॉमन ग्रुप में रखा गया जिसको बोल दिया जीनस। जीनस का जो प्लूरल है वो होता है जेनेरा। प्लूरल ऑफ जीनस इज जेनेरा। जैसे कि सोलेनम जीनस के अंदर पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल सब आते हैं। पैंथेरा के अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड सब आते हैं। कैनिस के अंदर डॉग, वुल्फ, जैकल। होमो के अंदर ह्यूमन। गिंको के अंदर गिंको बाइलोबा। अब अगर किसी जीनस में बहुत सारी स्पीशीज हैं तो उसको कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस।
it has many living species. और कुछ ऐसी जीनस है आज की डेट में विच हैव ओनली वन लिविंग स्पीशीज, उसके अंदर की बाकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उसको काउंट नहीं करते, तो वो कहलाते हैं मोनोटिपिक जीनस। जीनस में सिमिलैरिटी दिख रही है, क्या करें, तो बन जाएगी फैमिली। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जीनसेस नहीं बोलते, और कैसा है, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। तुम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं, किंगडम से नीचे आए थे तो सिमिलैरिटी बढ़ रही थी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, प्लांट में स्पेशली। सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, सब के सब कहाँ हैं, सोलेनेसी के अंदर रखे जाते हैं। अगर मैं बात करूं फेलिडी की, तो इस फैमिली में कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड सब रखे जाते हैं। अगर मैं लिखूं कैनिडी, तो इसमें डॉग, वुल्फ, जैकल के साथ साथ फॉक्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो फैमिली में क्या हो रहा है, खाली जीनस को एक साथ रख दे रहे हो तो फैमिली बन जा रही है। ऐसे ही बहुत सारी फैमिलीज को एक साथ कर दो। द अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज ऑर्डर, असेंबलेज ऑफ फैमिली है, एग्जिबिट्स फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, और कम होती जा रही है सिमिलैरिटी। सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर्ड टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। दो जेनेरा के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी एज कंपेयर्ड कि आपके दो ऑर्डर्स में सिमिलैरिटी हो। कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी एक साथ पॉलिमोनियल्स में रखे गए हैं फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर। एनिमल्स में ऑर्डर कार्निवोरा है, उसमें फेलिडी और कैनिडी सब एक साथ हैं। तो कार्निवोरा के अंदर लायन, टाइगर, कैट, डॉग, वुल्फ, जैकल सब कार्निवोरा के अंदर। ऑर्डर्स को जोड़ दो तो बन जाएगा क्लास। ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स हैं, दे आर केप्ट इन क्लास मेमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, प्लांट की अगर मैं बात करूं तो आई हैव क्लास डाइकोटिलिडनी, आई हैव क्लास मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी के अंदर आलू का पॉलीमोनियल्स भी है और मैंगो का सैपिंडेल्स भी है। मोनोकॉट में पोएल्स भी है, लिली का लिलियल्स भी है। तो डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, मैमेलिया, ये सारे हैं क्लासेस। क्लासेस को जोड़ दो तो फाइलम बन जाएगा एनिमल्स में, डिवीजन आ जाएगा प्लांट्स में। The class comprising animals like fishes, amphibia, reptile, bird along with mammal constitutes the next higher category called phylum. अलग अलग क्लासेस मिलके फाइलम बन जाती हैं। क्या है इन सबका फाइलम? कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। प्लांट्स में हम उसको बुला देते हैं डिवीजन। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, और फिर लास्ट में आ जाएगा किंगडम। यू कैन हैव मोनेरा, you can have protista, you can have fungi, you can have plantae, or you can have animalia.
तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं। तो ये लाइन दी है एनसीईआरटी ने एक और, लोअर द टैक्सा more are the characteristics that the members within the taxon share. अगर मैं कह रहा हूं क्लास डाइकोटिलिडनी, तो डाइकोटिलिडनी के अंदर तो बहुत सारे मेंबर हैं, वो इतने सारा सिमिलर कैरेक्टर शो नहीं करते जितना अगर मैं कहूं सोलनेसी के मेंबर्स करते होंगे। सोलनेसी के अंदर जो मेंबर है वो आपस में ज्यादा सिमिलैरिटी रखेंगे एज कंपेयर्ड ऑफ रैंडम मेंबर्स बिलोंगिंग टू डाइकोटिलिडनी। तो एनसीईआरटी ने कहा है हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट सेम लेवल। मान लेते हैं मैंने बात करी लेवल क्लास की, अब इस पे एक टैक्सॉन है मेरा डाइकोटिलिडनी, दूसरा टैक्सॉन है मोनोकोटिलिडनी। इनके बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करना मुश्किल है एज कंपेयर टू अगर मैं लेवल ले लूं जीनस का, वीट का ट्रिटिकम ले लूं, मैंगो का मैंजीफेरा ले लूं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, हायर द कैटेगरी, जितनी ऊपर की कैटेगरी है, डिफिकल्ट इट इज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्स एट सेम लेवल। ये दो अलग टैक्स हैं सेम लेवल के, ये दो अलग टैक्स है सेम लेवल के, लेकिन जीनस में रिलेशनशिप डिटरमाइन करना आसान है एज कंपेयर टू क्लास के लेवल पे तुम रिलेशनशिप डिटरमाइन करो, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं। एनसीईआरटी की टेबल है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैन हाउस फ्लाई, एनिमेलिया किंगडम, मैंगो एंड व्हीट, प्लांटे किंगडम। फिर है चैप्टर का लास्ट पार्ट, क्या, टैक्सोनॉमिकल एड्स। 17 से 18 लाख थे चीजें, क्लासिफिकेशन हो गई, टैक्सोनॉमी हो गई, सिस्टमैटिक्स हो गई, लेकिन अब तुम जंगल में गए हिमाचल के, एक तुम्हें पौधा मिला, अब पौधा को लेके पूरा वर्ल्ड टूर पे तो नहीं निकलोगे कि हम जा रहे हैं 17 से 18 लाख, या चलो पौधा है ना तो हम जा रहे हैं 0.5 मिलियन पौधा से उसको मिलाने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, कितना पैसा खर्च करोगे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ मदद चाहिए, तो टैक्सोनॉमी आसान करने के लिए जो मदद तुम्हारे पास है वो है टैक्सोनॉमिकल एड। दे आर टूल्स विच एनेबल बेटर क्लासिफिकेशन। तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए ये टैक्सोनॉमिकल एड्स बनाए गए हैं। सबसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस को बोलते हैं, और यहां पे क्या किया है, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस हैं शीट पर। एक शीट पर शीट होती है एक, डायमेंशन इसके याद करने की जरूरत नहीं है। इस शीट पर एक लेबल लगा होता है और यहां पे आपका पौधा होता है। इस पौधे को अच्छे से सुई धागे से सिल के रखा जाता है। छोटा कोई हर्ब है पूरा का पूरा आ सकता है, ठीक, याद नहीं रखना, खाली रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। बहुत बड़ी शीट है, 16.5 क्रॉस 11.5 इंचेस की। तो धनिया का पौधा है, होता ही छोटा सा है, पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन कोई श्रब या ट्री है तो खाली उसका फ्लावरिंग पार्ट लगाया जाता है यहाँ पे, और उसके रूट सिस्टम वगैरह के लिए अलग से शीट और बनाई जाती है। तो बेसिकली आप एक पौधे को सुखा के, जैसे होता है किसी ने आपको गुलाब का फूल दिया, तुमने जाके उसे अपनी डायरी के अंदर रख दिया, बाद में हो गया ब्रेकअप,
एक दिन रद्दी साफ कर रहे थे, डायरी खोली और उसमें से वो फूल निकला। तो फूल पिचक जाता है ना, सूख जाता है, लेकिन गुलाब तो गुलाब पहचान लोगे ना। मंदिर गए, मंदिर से गेंदे का फूल मिला प्रसाद में, तुमने उसको अपनी किताब में रख दिया, खोला तो गेंदे का फूल तो पहचान लोगे ना, गेंदे का फूल है। तो ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन है, एनिमल्स के लिए नहीं होता। हर्ब्स से याद रख लेना, प्लांट्स के लिए है। हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बोटानिकल गार्डन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबके पास अपने हर्बेरियम होते हैं, और सब कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। रद्दी वाले का घर नहीं है कि तुमने बनाया हर्बेरियम शीट पटक के आ गए। डाइकॉट्स का सेक्शन अलग, मोनोकॉट्स का सेक्शन अलग। डाइकॉट्स के अंदर सब अपने अपने ऑर्डर के हिसाब से अलग हैं। ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। जैसे किसी लाइब्रेरी में चीजें होती हैं, तो ये क्विक रेफरल सिस्टम्स हैं। वहां जाओ, टैक्सोनॉमिक्स से दिखाओ भाई साहब ऐसा पौधा है, वो कम से कम ये तो बताई देगा, अच्छा इस ऑर्डर में देख लो आप। फैमिली या जीनस शायद ना भी आइडेंटिफाई हो पाए। एग्जाम्पल जो है, रॉयल बोटानिकल गार्डन का, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, हावड़ा में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, तो ये सारे के सारे हैं। इस तरीके से हर्बेरियम शीट होती है, और इसकी लेबल पर एनसीईआरटी ने दे रखा है डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन। इंग्लिश में उस पौधे को क्या बुलाते हैं, लोकल या वर्नाकुलर। लोकल जो वहां के लोग हैं वो उस पौधे को क्या बुलाते हैं, साइंटिफिक नेम उस पौधे का क्या है, किस प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है, और लास्ट में नेम ऑफ कलेक्टर। तो ये 7 इंफॉर्मेशंस हैं। ये 7 चीजें लेबल पर जाती ही जाती हैं, कंपलसरी है देना। फिर आते हैं म्यूजियम्स। म्यूजियम में भी प्रिजर्वेशन है डेड प्लांट और एनिमल का। जब भी ध्यान देना, जब भी डेड चीजें आती है ना, तो हमेशा तुम्हें वर्ड मिलेगा प्रिजर्वेशन। डेड थिंग्स आर प्रिजर्व्ड। स्कूल में देखा होगा, एक लिक्विड में रखते हैं, उसे बोलते हैं फॉर्मलिन। पानी नहीं होता वो, उसमें तुम प्लांट और एनिमल्स को रख सकते हो। प्लांट में एल्गी के बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं, ब्रायोफाइट्स के सैंपल हो सकते हैं, टेरिडोफाइट्स के सैंपल हो सकते हैं, एलोवेरा, कैक्टस जैसे सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं उनके सैंपल हो सकते हैं। बहुत सारे एनिमल ड्राई फॉर्म में, जुरासिक पार्क टाइप की मूवी देखो, नाइट एट द म्यूजियम देखो, बोन्स और स्केलेटन्स रखे जाते हैं। एनिमल्स को स्टफ करके रखा जा सकता है। इंसेक्ट्स को मार के पिंस की हेल्प से इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं म्यूजियम में रखने का। हर्बेरियम में चपटा करके शीट पर खाली पौधे हैं, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों हैं। इवन ड्राई प्रिजर्वेशन अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म्स वगैरह के कोन्स को आप रख सकते हो। फंजाई में बहुत सारे शेल्फ फंजाई या ब्रैकेट फंजाई थे, उनके आप बेसिडियो कार्प्स को रख सकते हो। म्यूजियम में प्रिजर्वेशन भी है, रिसर्च भी है, एग्जीबिशन भी है। तुम म्यूजियम्स घूमने भी जाते हो टिकट देके। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री था न्यू दिल्ली में, आग लग गई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन है वापस। ये जितना भी दिख रहा है ये सारा क्या है, ड्राई। स्टफ करके रखे जा सकते हैं एज इट इज बोन्स और स्केलेटन्स।
और ये रहे तुम्हारे इंसेक्ट के बॉक्स। लिक्विड प्रिजर्वेशन हो सकती है। प्लांट के सैंपल्स, एल्गी के सैंपल्स रख सकते हो। स्कूल में शायद देखा हो या अब दिखाने बंद हो गए हैं, एनिमल के सैंपल्स रखे होते थे इस तरीके से। तो प्लांट एनिमल को आप लिक्विड में रख सकते हो। फिर आता है जूलॉजिकल पार्क। अब देखो यहां क्या है, चेंज। एक नया वर्ड एक्सी2, दूसरा वर्ड कंजर्वेशन। किसका? एनिमल्स का। कैसे एनिमल्स? लिविंग। XC2 मतलब होता है अवे फ्रॉम साइट। उस ओरिजिनल जगह से हटा के तुमने एक आर्टिफिशियल जगह बनाई है। तुम ऐसी कंडीशन देते हो विच इज सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, जिससे कि उसकी नेचुरल फीडिंग और ब्रीडिंग पढ़ पाओ। जहां पे भी शेर, जहां पे भी जू में लायन को रखा गया होगा वो ग्रासलैंड होगा एरिया। टाइगर को रखा गया वहां फॉरेस्ट जैसा एरिया। एलिफेंट, राइनोसोरस, जिराफ, जीब्रा, ग्रासलैंड एरिया। भालू वगैरह को रखा है केव वाला एरिया। चमगादड़ को रखा है अंधेरे गुफा सी बना रखी होंगी। एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स को रखा है एकदम दलदल कीचड़ बना रखा होगा। ठीक है। रिक्रिएशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सबके लिए यूज होता है। बचपन में स्कूल की पिकनिक हो रही है, कहां जा रहे हैं? जू जा रहे हैं, तो रिक्रिएशन मन बहलाना। ठीक है। बोटानिकल गार्डन में XC2 कंजर्वेशन ऑफ लिविंग प्लांट। तो क्या चीज पड़ी? डेड में प्रिजर्वेशन आता है, और जब भी लिविंग की बात आएगी तो कंजर्वेशन आएगा। XC2 मतलब उस असली जगह से हटा के। यहां पे लेबलिंग में खाली बोटानिकल और फैमिली नेम आती है। अल्फा मतलब होता है मॉर्फोलॉजी पढ़ना। अल्फा टैक्सोनॉमिक रिसर्च मतलब मॉर्फोलॉजी पढ़ना। तो आप मॉर्फोलॉजी देख सकते हो बोटानिकल गार्डन में जाके। सबसे लार्जेस्ट कनेक्शन इंग्लैंड के पास है। नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका गार्डन है। हावड़ा कोलकाता में इंडियन बोटानिकल गार्डन है, जिसके पास सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है। फिर डेड एनिमल और प्लांट देखना है, म्यूजियम चले जाओ। शीट्स पे पौधों को देखना है, हर्बेरियम चले जाओ। जिंदा प्लांट देखने हैं, बोटानिकल गार्डन। जिंदा जानवर देखने हैं तो जू। अब जितनी चीजें हैं वो खाली किताबें हैं, लिटरेचर है, लिखित चीजें हैं। पहला है टैक्सोनॉमिक कीज। असली में कोई चाबी नहीं है, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी पे बेस्ड है, एनालिटिकल है। बहुत सारी टर्म्स का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, सेपरेट फॉर ईच कैटेगरी। तुमने देख लिया वो पौधा डाइकॉट है, ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, अलग कीज के थ्रू आइडेंटिफाई होगा। फिर उस ऑर्डर के अंदर वो कौन सी फैमिली है उसके लिए अलग कीज लेनी पड़ेंगी, कौन सा जीनस है उसके लिए अलग कीज, कौन सी स्पीशीज है उसके लिए अलग कीज। तो एक तो बहुत सारी टर्म्स याद करो, फिर हर कैटेगरी के आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग से कीज उठाओ। तो अब ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, दे आर नॉट पॉपुलर इन यूज। तो टैक्सोनॉमिक कीज जो है हमारी बहुत काम की तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या होता है? इट कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो वो जो सेट है पूरा का पूरा, उसको आप बोलते हो कपलेट, और हर एक स्टेटमेंट को आप बोलते हो लीड। लीड क्योंकि वो आपको दूसरे कपलेट पर लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा, अब लिखा होगा भाई वो पौधा या तो रेटिकुलेट वेनेशन दिखाएगा या पैरेलल वेनेशन दिखाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक कपलेट है जिसके दो लीड्स हैं। इस पे लिखा है नंबर 2, तो अगर लिखा है नंबर 2 तो तुम सेकंड कपलेट के कैरेक्टर को पौधे में ढूंढो। अगर इसके आगे लिखा है नंबर 4 तो इसका मतलब फोर्थ कपलेट पे जाके अब कैरेक्टर देखो। फिर मान लो तुमने देखा ओवरी सुपीरियर है, नंबर लिखा है 7,
तो अब 7th कपलेट देखो, ओवरी सुपीरियर नहीं है, नंबर लिखा है 4, तो 4th कपलेट को देखो, तो ये पूरा कपलेट इंडिविजुअल स्टेटमेंट लीड, ये पूरा कपलेट इंडिविजुअल स्टेटमेंट लीड करते 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 फाइनली एक तुम्हें आंसर मिल जाएगा। फिर फ्लोरा, फ्लोरा एक ऐसी किताब है जिसमें क्या है, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ एन एरिया विद एन इंडेक्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय जेके माहेश्वरी। तो जेके माहेश्वरी सर ने एक बुक छापी, अब इसमें दिल्ली में जितने पौधे थे उनके टाइम तक रिविजन्स होते गए, दिल्ली में जितने पौधे हैं ए टू जेड सबका लिस्ट है, तो इंडेक्स है, और बुक खोलो इंडेक्स नंबर पे जाओ, तुम्हें मिल जाएगा दिल्ली में कौन सा पौधा कहां मिलता है। मैंने तुम्हें बोला बेटे टर्मिनेलिया अर्जुना का पत्ता मुझे चाहिए, तुम बैठे हैं ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। तो तुम्हें अगर पता है कि वो पौधा दिखता कैसा है, तो बस फ्लोरा ऑफ दिल्ली खोलो, टर्मिनेलिया अर्जुना के लिए लिखा होगा, अच्छा रोहिणी के इस जगह पे मिल जाएगा, वहां जाओ पौधा देखो पत्ता तोड़ के ले आओ। तो फ्लोरा में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है कि वो पौधा कहां पाया जाता है, मैनुअल में तुम्हें उसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है। तुम्हें पता ही नहीं है टर्मिनेलिया अर्जुना दिखता कैसा है, तो तुम पहले मैनुअल खोलोगे, मैनुअल में पढ़ोगे टर्मिनेलिया अर्जुना के फीचर्स, उसमें तुम्हें की देगी, वो जो टैक्सोनॉमिक की है मैनुअल के अंदर की होती है कि अगर 2-3 पौधों में से पहचान करनी हो तो तुम कैसे करोगे। तो पहले पता लगाओ मैनुअल से वो पौधा दिखता कैसे, उसे आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, फिर फ्लोरा खोल के देखो कि वो मिलता कहां पर है। तो यहां पे कीवर्ड डिस्क्रिप्शन है, फ्लोरा का कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्लोरा जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए होती है, मैनुअल प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होते हैं। मोनोग्राफ नाम में ही है, इसमें इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक टैक्सॉन की, मोनोग्राफ ऑफ पैंथेरा तो खाली पैंथेरा जीनस के बारे में होगा, बाकी किसी के बारे में नहीं। मोनोग्राफ ऑफ मैंजीफेरा इंडिका तो सिर्फ मैंजीफेरा इंडिका के बारे में ए टू जेड उसकी सारी कहानी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसका एवोल्यूशन, उसका जेनेटिक्स, उसके कंपाउंड्स, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सब मिलेगा। कब ग्रो करता है, कैसी मिट्टी में ग्रो करता है, कैसे फ्लावर बनाता है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कितनी वैरायटीज हैं, वो सब बताया जाएगा। लेकिन एक टैक्सॉन, एक ही ऑर्गेनिज्म की। एंड लास्ट इज कैटलॉग। कभी गाड़ी देखने जाते हो तो शोरूम वाला अपना कैटलॉग रख देता है, लड़कियां कॉस्मेटिक्स लेने जाती हैं एक कैटलॉग सामने आ जाता है, तो बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क के पास भी कैटलॉग है। अब कैटलॉग में पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं होती, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, छोटी सी फोटो होती है और अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तुम किसी बोटानिकल गार्डन गए, अब घूमते थोड़ी रहोगे अपना पौधा ढूंढने के लिए, मजे के लिए गए हो अलग चीज है। तुम जाओ कैटलॉग में, वहां के देखो कि वो पौधा अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है तो आगे की मेहनत करो, ठीक है। तो ये है टैक्सोनॉमिकल एड्स। पीवाईक्यूज देख लो फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मस्किडी, तो मस्का डोमेस्टिका। क्वेश्चन आती पॉज करते जाओ, देख के आंसर बताते जाना। करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। इटैलिक्स में है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर स्मॉल और लिन एब्रीवेशन में। यहां पे इटैलिक्स भी नहीं है और इंडिका का आई बड़ा है, यहां ये कैर लिन दोनों स्मॉल में लिख दिया, इटैलिक्स भी नहीं किया, लास्ट वाले में इटैलिक्स नहीं किया और लिन का तो नाम ही नहीं है कहीं। Contrasting characteristics generally in a pair used for identification in taxonomic key are referred as. The contrasting characteristics, उस contrasting characteristic को क्या बोलते हैं?
तो उस कैरेक्टरिस्टिक को लीड बोलते हैं। ठीक है, 2021 का सीधा 19, 2020 में क्वेश्चन नहीं आया था इसमें से। अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, जेनेरिक नेम को स्मॉल लेटर से नहीं लिखते। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, चेक करो मैच द फॉलोइंग को। हर्बेरियम क्या है? ए का 3 होना ही चाहिए। की हमने क्या पढ़ा था? बी का 4, ऑप्शन 4 मिल गया। सी का ऑटोमेटिकली 1 और डी का ऑटोमेटिकली 2। नेक्स्ट, लेबल में क्या नहीं होता? 2019 के बाद सीधा 16 आ गया है, 17 18 में क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर आ गया तो घपला हो जाएगा। लेबल में क्या नहीं होता? हाइट नहीं होती। फिर मैच द फॉलोइंग, फैमिली मस्किडी, ए का 3 होना ही चाहिए। ठीक है, ऑर्डर डिप्टेरा, बी का 1, सी का 4, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। 2016 का ही क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, करेक्ट। Photoperiod does not affect reproduction in plant, incorrect. Binomial nomenclature Whittaker, incorrect. Unicellular organism में reproduction is synonymous with growth, correct. तो 1 and 4. Next, nomenclature is governed by rule. Which of the following is contrary? कौन सा इसमें से सही नहीं है? First word in a biological name is genus and specific epithet, तो सही है। Names are derived from Latin, सही है। Handwritten है, underline, सही है। Biological names can be written in any language, contrary नहीं है। तो that was it for this living world one shot. चैप्टर छोड़ के मत जाना, सिंपल एनसीईआरटी फटाफट एक बार जरूर पढ़ना, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा इसका। होप सो शायद मिले किसी और लेक्चर में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करना। चैट बॉक्स में प्लीज बता देना क्या था, कैसा था, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है सब बता देना। एक्सो एक्सो बिल्कुल डालते रहना। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, अग्रिम जैन, बाय।